जल्दी जल्दी देखते हैं कि ARH नेगेटिव वाला किससे खून रिसीव कर सकता है। एक तो O वाले से, एक A वाले से, और दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। डायूरिसिस किससे प्रिवेंट होती है? डायूरिसिस हमने पढ़ा था वैसोप्रेसन ADH, कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और ये किससे करती है? न्यूरोफाइसिस से। वैसोप्रेसन फ्रॉम न्यूरोफाइसिस, वैसोप्रेसन फ्रॉम न्यूरोफाइसिस, वैसोप्रेसन फ्रॉम न्यूरोफाइसिस। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लब साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? लब साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, लब साउंड प्रोड्यूस बाय ये है फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, और एवी वॉल्व्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि होते हैं एवी वॉल्व्स प्रोड्यूस करते हैं। एवी वॉल्व्स कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट एंट्रियम और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड याद करना है, ये क्या होते हैं? एवी वॉल्व होते हैं। सेमिलुनर वॉल्व कौन से? सेमिलुनर वॉल्व कौन सी प्रोड्यूस करेंगे? सेकंड, डब साउंड यानी लब डब। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कंडक्टिंग जोन बताना है, किसका मतलब कैसे होता है कंडक्शन बताना है। एक्शन पोटेंशियल थ्रो हार्ट, यानी हार्ट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, हम ध्यान से पढ़ेंगे इसे। लेट्स सी, करेक्ट पाथवे इज AV नोड AV बंडल। एक सेकेंड, इसमें भी अलग तरीके से दे रखा है। आंसर ए है, तो ए में सबसे पहले आ रहा है E, यानी ऐसे नोड है ना। सेमिलुनर वाल्व से क्या हो रही थी? डब साउंड आ रही थी, सेकंड साउंड। ठीक है, ऐसे नोड, तो सी से क्या होगा? सी से AV नोड, यानी पहले ऐसे नोड, फिर AV नोड, यानी 1 2, और उसके बाद ए थर्ड AV बंडल, है ना। फिर उसके बाद 4 बंडल ब्रांचेस और 2, ये क्या है? अरे 2 लिख दिया, 5। तो हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं कि पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू हार्ट। एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट होता है? ऐसे नोड से AV नोड जाता है, AV नोड से AV बंडल जाता है, AV बंडल से बंडल ब्रांचेस जाता है, यानी कैसे जाएगा? एस, इसके शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम। आवाज़ आ रही है क्लियर? यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी SA, SAA, SAA, SAAB, P। ये क्या है इसका मतलब? साबअप, यानी साबअप, यानी इसका हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, यानी साबअप ही पढ़ लो ना। साबअप पढ़ने में क्या? साबअप मतलब क्या होता है? ऐसे नोड AV बंडल। अब पहले नोड आता है, बाद में बंडल आता है। ये क्या लिखा है? मेरे नहीं आया समझ में क्या लिखा है। साबअप पढ़ूंगा मतलब। साबअप होता है हमारा पाथवे। साबअप होता है पाथवे ऑफ कंडक्टिंग हार्ट पोटेंशियल। तो अरे यार, साबअप का मतलब क्या है? ऐसे नोड AV नोड, और नोड के बाद हमेशा बंडल बाद में आता है, जैसे हमने वहाँ भी पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड में भी। तो पहले एल्वोलाई थी, फिर एल्वोलाई के बाद हमारे ट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्यूल्स के बाद हमारी डक्ट थी। कौन सी डक्ट थी? डक्ट कह लो या फिर उन्हें बंडल कह लो, एक ही बात है। डक्ट थी, कौन सी थी? मेमोरी डक्ट थी। उसके बाद एम्पुलरी रीजन, मेमोरी एम्पुला था। एम्पुला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट थी। तो हमने वहाँ भी एक ये पाथवे देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ का पाथवे देखा, ऐसे नोड AV बंडल, और उसके बाद बंडल शीथ देखी, पूरी बंडल शीथ नहीं, बंडल ब्रांचेस। और उसके बाद एंड में अजीब सा देखा हमने P, जो कि था प्योरिंकेज फाइबर। ये क्या है? प्योरिंकेज फाइबर, यानी क्या है? साबअप इज द पाथवे। साबअप। मैं तो साबअप याद कर रहा हूँ। ऐसे नोड AV बंडल ब्रांचेस, और P से प्योरिंकेज फाइबर। इसी से थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा P वेव, और ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या होता है P वेव क्या होता है? P वेव का मतलब होता है डायपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। सॉल्यूशन में निकाला है तो सारे सही हैं। इसमें P वेव में क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरिया जो है वो डिपोलराइज कहाँ होगा? P वेव में। P वेव क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। T वेव क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और P गैप क्या है? हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, यानी दोबारा पढ़ते हैं। तो हमने P वेव और T वेव से क्या देखा? P वेव तो किसको डिपोलराइज कर रहा था? आर्टरिया को। T वेव किसको रीजन रिपोलराइज कर रहा था? रिपोलराइज वेंट्रिकल्स को। QRS किसको डिपोलराइज कर रहा था? वेंट्रिकल्स को। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इसको दोबारा याद करते हैं। यानी P वेव जो हमने सबसे पहली वेव देखी थी, P वेव, तो P तो A पे काम करेगी, कैसे? डिपोलराइजेशन करा के, ठीक है। T किस पे काम करेगी? T काम करेगी वेंट्रिकल्स पे, क्या करा के? रिपोलराइजेशन कराते हैं। यानी T वेव क्या करेगी? रिपोलराइजेशन करा देगी। T वेव रिपोलराइजेशन करा देगी वेंट्रिकल्स का। तो T वेव तो काम करती है वेंट्रिकल्स पर। टीवी कह सकते हैं, TVR रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दोबारा पढ़ते हैं। P वेव क्या करवा देगी? P वेव करवा देगी डिपोलराइजेशन ऑफ तुम्हारा क्या था वो? आर्टरिया। PDA है ना, पड्डा कौन करवाएगी? P वेव, पड्डा।
पटा कौन करवाएगी, पी वेव। और टी वी ए कौन करवाएगा, टी वी आर, सॉरी टी वी आर कौन करवाएगा, यानी ये टी वेव क्या करेगी, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन करा देगी। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज अ टी वेव, ये ध्यान रखना है। अब सिंपल है, अब बचा कुछ क्या, क्यू आर एस, तो डिपोलराइजेशन भी तो होगा वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करा देते हैं, क्यू आर एस डी वी, क्यू आर एस डी वी, क्यू आर एस डी वी, क्यू आर एस डी वी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टी पी गैप। अब टी और पी के बीच का गैप क्या होगा, टी और पी के बीच का गैप क्या होगा, जहाँ पे हमने एक तरफ डिपोलराइज हो जाती थी आर्टरिया, एक तरफ रिपोलराइज हो जाती थी वेंट्रिकल्स, तो ये होगा हार्ट मसल एंड इलेक्ट्रोलाइसेंट, यानी बीच का गैप टी का और ये बीच का गैप है जी का, तो ये बीच का जो गैप है ये कौन सा होगा, हार्ट इलेक्ट्रिक कैलिसेंट, इलेक्ट्रिक कैलिसेंट होगा ये। अगला क्वेश्चन है, अब हमें खुद बताना है, पी वेव रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन ऑफ क्यू वेव बताओ, क्यू वेव क्या होती है, वो नहीं क्यों नहीं पूछी गई, सॉरी टी वेव बतानी है, टी वेव क्या होती है, टी वेव प्लीज़ टेल मी, पी वेव तो मैंने बता दिया, टी वेव। क्यू आर एस नॉट डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही। तो बच्चा कुछ क्या बच्चा, क्यू वेव से हमें क्या पता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, यानी क्यू वेव क्या है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। अब हम सारी वेव याद करेंगे एक बार, रुको एक सेकंड। पहली वेव हमने पढ़ी पी वेव, फिर हम पढ़ेंगे क्यू आर एस वेव, पहले डिपोलराइजेशन वाली, फिर हम पढ़ेंगे टी वेव, फिर हम पढ़ेंगे क्यू वेव, फिर हम पढ़ेंगे टी और पी के बीच का गैप। लेट्स सी, तो पी वेव से क्या होगा, पी वेव से क्या होगा, डिपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिया, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यू आर एस से क्या, क्यू आर एस हो गया ना, क्यू से क्या होगा, सिस्टोल का क्या हो रहा था, रिपोलराइजेशन हो रहा था, रिपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल, रिपोलराइजेशन, दोबारा लिखते हैं इसे, क्या हो रहा था यहाँ पे हो रहा था रिपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल। अब क्यू आर एस और क्यू में अंतर पता होना चाहिए, क्यू आर एस तो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और क्यू क्या है, रिपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल, डिपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, क्यू हो गया, टी आर एस हो गया, टी एंड पी का गैप, अरे यार पन्ना बिगाड़ दिया, दोबारा लिखते हैं, लास्ट बार, ये याद करना जरूरी है, पूछा जाएगा, 2 साल से लगातार आ रहा है, 24 के रीनीट में नहीं आया तो आ सकता है। तो हमारे पास पहले टी वेव पूछते हैं हम, पहले टी वेव क्या है, टी वेव है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब पूछते हैं क्यू आर एस, तो क्यू आर एस क्या है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब पी वेव क्या है, पी वेव हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, और हमारा क्यू क्या है, रिपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल, और क्यू आर एस तो बता ही दिया, क्यू आर एस तो बता दिया, क्या रह गया, टी वेव हो गया, टी वेव में वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, क्यू आर एस में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, पी वेव में क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड दोबारा, पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, अच्छा बिगिनिंग, अच्छा मैंने यहाँ से रिपोलराइजेशन पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूँ, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बाय क्यू वेव, क्यू आर एस से डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव से रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और हम जब से एक चीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, टी और पी के गैप को क्या कहेंगे, अच्छा ये गैप कहाँ है, अच्छा टी क्या है, टी तो है रिपोलराइजेशन, हाँ डिपोलराइजेशन, नहीं री, हाँ याद आ गया, ये तो है अपना रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और ये है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो अगर ये एट्रिया वेंट्रिकल की बात हो रही है तो इनमें क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा ना, हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिशियन कह लो, इलेक्ट्रिशियन, हार्ट मसल क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है। लास्ट पर इसका रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आने का काफ़ी हद तक चांस है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यू आर एस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और लास्ट बार है ना, और टी एंड पी गैप, वो क्या कर रहा है, टी एंड पी गैप ये क्या कर रहा है, ये करेगा हार्ट मसल इलेक्ट्रिशियन, और लास्ट क्यू वेव की कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है, पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, इस चैप्टर को हमें अगले 8 मिनट में खींचना है, अगले 8 मिनट में ही हो जाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ये तो हो ही गया हमारा। अगला बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, डायरेक्ट करेक्ट पे कूदते हैं क्योंकि हम तो रट रहे हैं अभी फ़िलहाल। करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक सेकेंड, करेक्ट स्टेटमेंट है कि द आंसर, द ऑप्शन 2, द आंसर बिकॉज बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन। अब ये हमें स्टेटमेंट्स की तरह सारे पॉइंट याद कर लेने हैं कि बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन सीक्रेट करता है, सीरोटोनिन, हेपेरिन, 3 चीज़ सीक्रेट कर रहा है। बेसोफिल से क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। जैसे मुझे याद आया बोन मैरो से क्या सीक्रेट हो रहा था हमारे, एक तो हमारे बोन मैरो सीक्रेट होता है लाइको, ये लिम्फोटिक ऑर्गन होता है तो लिम्फोसाइट होते हैं,
और जब लिम्फोसाइट हमारे पास ओरिजिनल नहीं होते तो हमें बार बार क्या करवानी पड़ती है, जीन इंजीनियरिंग बार बार डलवाने पड़ते हैं। और लिम्फोसाइट के साथ क्या करता है, ऑल ब्लड सेल, रेड नहीं ऑल ब्लड सेल, सारी ब्लड सेल। तो क्या हमारा बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन, इन तीनों का सीक्रेशन करता है। हिस्टामिन यार ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन ETC एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और ये क्या करता है, वेसोफिल क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये हमें पढ़ के जाना है, तो जब हम वीडियो देखेंगे तो इन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज वेसोफिल आर ग्रेनुलोसाइट। वेसोफिल कैसे होते हैं, हमारे काम की बात है। बेसोफिल कैसे होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं। बेसोफिल कैसे होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट होते हैं क्या हमने देखा था, प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जा रहे थे, सेकेंडरी में थीका पाया जा रहा था, और टर्शरी में क्या पाया जाता है, एंट्रम, अ कैविटी कॉल्ड एंट्रम, जो कंफ्यूज करा था। आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल में क्या पाए जा रहे हैं, वही ग्रेनुलोसाइट्स पाए जा रहे हैं। और थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, 60-65% ऑफ द टोटल WBC, वेयर बेसोफिल्स आर एटलीस्ट 0.5 to 1 एंड अबंडेंट ऑफ ऑल RBC। यानी सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, WBC में सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स 60-65%, ये याद रहेगा, ये लिख रहा, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट 60-65%, वेयर एज द बेसोफिल बहुत कम होते हैं 0.5 to 1%। अभी हम इसकी सारी बात रिपीट करेंगे, पहले एक बार इसको कर लेते हैं, एक सेकेंड, रबड़ कहाँ है, हम आखिरी पॉइंट कवर करते हैं। आखिरी पॉइंट है, इज़ नॉट द आंसर बिकॉज मोनोसाइट्स हैव अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। जो मोनोसाइट होते हैं उनके पास किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, यानी मोनोसाइट के पास एक न्यूक्लियस होगा जिसका शेप कुछ ऐसा होगा, किडनी टाइप। लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको पूरे को रिपीट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि पहले तो हमारे पास पहले हमारे पास बेसोफिल होती है जो सीक्रेट करती है हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, ठीक है, HHS, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन रिलीज करती है। और बेसोफिल कैसी होती है, अबंडेंट होती है, यानी बहुत कम होती है, कितनी, 0.5 to 1%। और मोस्ट अबंडेंट, ये तो होती है अबंडेंट यानी बहुत कम, लीस्ट अबंडेंट होती है, हाँ मैं मोस्ट बोल गया, ये होती है लीस्ट अबंडेंट, इसको काटते हैं, ये होती है लीस्ट अबंडेंट यानी बहुत कम मिलती है। और मोस्ट अबंडेंट कहाँ, किसकी बात चल रही है, 0.5 to 1 की बात चल रही है WBC में। और WBC में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, कितना, 60 से 65, 60-65%, 60-65%, ये काम की बात हो गई। और बेसोफिल क्या देती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, क्या याद रहेगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये भी याद हो गया। तो बेसोफिल क्या दे रही है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं, न्यूट्रोफिल की बात भी हो गई 60-65%। अब रह क्या गया, हाँ ग्रेनुलोसाइट रह गया। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, न्यूट्रोफिल बोल रहा हूँ, सॉरी बेसोफिल। आखिर ये जो न्यूट्रोफिल, ये जो बेसोफिल है, बेसोफिल, ये जो बेसोफिल है, इनमें क्या होता है, इन बेसोफिल में होता है ग्रेनुलोसाइट सेल्स, कितना होता है, ये 0.5 से 1% तक होता है हमारा WBC में, ठीक है। और आखिरी हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था, पहले ये सारा रिपीट हो गया। आखिरी हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि मोनोसाइट में किडनी शेप क्या होता है, किडनी शेप एक न्यूक्लियस मिलता है, इसका शेप ऐसा रहेगा। किडनी शेप क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। किडनी शेप क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। इस लेक्चर को एक बार जरूर देख के जाना है। आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 10 मिनट रहेगा, जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं, P वेव डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, QRX कॉम्प्लेक्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, T वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड ऑफ T वेव, एंड ऑफ सिस्टोल। एक और नई बात पता चल गई, Q वेव से तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और P वेव ने तो डिपोलराइजेशन कराया आर्टेरिया का, QRS कॉम्प्लेक्स ने डिपोलराइजेशन कराया वेंट्रिकल का, जबकि T वेव में रिपोलराइजेशन हो जाता है वेंट्रिकल का। और एंड ऑफ T वेव क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोल, यानी बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल क्या है, Q, और एंड ऑफ सिस्टोल क्या है, T वेव का एंड। और T वेव क्या है, बेसिकली T वेव है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। P वेव याद रखना, P वेव याद रखना। P वेव में तो मैं बताऊँ मैं क्यों कंफ्यूज हो गया था, कि P वेव में डिपोलराइजेशन होता है, T वेव में रिपोलराइजेशन होता है। तो ये वाली बात याद रहनी चाहिए कि जो अल्फाबेटिकल है ना, उनमें क्या होता है, P वेव में तो डिपोलराइजेशन होता है और T वेव में रिपोलराइजेशन होता है। इसमें होता है आर्टेरिया का, इसमें होता है वेंट्रिकल का। और जो वेंट्रिकल का अभी T वेव में हुआ है रिपोलराइजेशन, वो डिपोलराइजेशन कब होगा, वो होगा QRX कॉम्प्लेक्स में। और Q में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होगा। और एंड ऑफ T में क्या होगा, एंड ऑफ T में, T बहुत इंपॉर्टेंट है, T से काफ़ी कुछ आ रहा है, T बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ T में होगा एंड ऑफ सिस्टोल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ओवर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता है वैसे भी, देखो न्यूट्रोफिल तो हमें पता था 60-65, मोनोसाइट क्या थे, हमने बात किया था ना, किडनी शेप न्यूक्लियस। और एजिनोफिल, लिम्फोसाइट हमने अभी कौन सा किया था, बेसोफिल किए थे हमने। बेसोफिल का नंबर कितना था, 0.5 से 1%। कौन, बेसोफिल है ना। तुमने क्या भरा है, लिम्फोसाइट, एक सेकंड देखने दो, डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्योंकि अभी दिमाग में नहीं है इतना। आंसर है C, मिला लेते हैं,
सी में क्या लिख रहा है, सी में लिख रहा है कि ए का तो 2 है, यानी ए का 2 है। एजिनोफिल तो हैं 2 से 3%, ये याद रखना है। एजिनोफिल कितने हैं, 2 से 3%। एजिनोफिल कितने हैं, 2 से 3%। बी का यानी लिम्फोसाइट कितने हैं, लिम्फोसाइट हैं 20 से 25। दोबारा यार, ये दोबारा करना पड़ेगा लोगों को। तो ये एजिनोफिल कितने हैं, एजिनोफिल तो हैं हमारे 2 से 3%। एजिनोफिल कितने हो गए, 2 to 3, क्या हो गए, एजिनोफिल। एजिनोफिल अब लिम्फोसाइट कितने हो गए, लिम्फोसाइट हो गए 20 से 25, 20 से 25 हो गए लिम्फोसाइट। यानी जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट बन रहे हैं वो हमारे अंदर कितने हैं, 20 से 25%। ये बात याद रखनी है, बोन मैरो में लिम्फोसाइट जो बन रहे हैं वो है 20 से 25%। बोन मैरो से याद आ जाएगा, बोन मैरो से 20 से 25% वाला था, बोन मैरो से आ जाए 20 से 25% वाला था, 20 से 25%। तो बोन मैरो में क्या बन रहा है, लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल तो हमने पढ़ लिया था, न्यूट्रोफिल 60 to 65। और हमने बेसोफिल्स भी पढ़ा था 0.5 to 1। और लास्ट में मोनोसाइट कितना होगा, मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस क्या होगा, 6 से 8%। यानी हम इन्हें एक बार सीधे सीधे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मोनोसाइट 6 से 8%, 8%। फिर लिखेंगे लिम्फोसाइट, बोन मैरो से आधा आना चाहिए, बोन मैरो से 20 to 25% लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल तो पता ही है 60 to 65%। एजिनोफिल, एजिनोफिल होंगे हमारे 2 से 3%, एजिनोफिल याद रखना है। और बेसोफिल हमारे होंगे 0.5 से 1%। यानी हमने क्या देखा, सबसे कम बेसोफिल होते हैं और उससे थोड़े ज़्यादा हमारे एजिनोफिल होते हैं, उससे ज़्यादा मोनोसाइट होते हैं, उससे ज़्यादा लिम्फोसाइट होते हैं, उससे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं। ये याद होना चाहिए सीक्वेंस से, ताकि हमें पता रहे। देखो सीक्वेंस बनाते हैं तो सबसे कम कौन थे, सबसे कम थे हमारे बेसोफिल थे, बेसोफिल थे हमारे 0.5 से 1%। जल्दी होने वाली है, बेसोफिल 0.5 से 1%। और उसके बाद थे एजिनोफिल 2 से 3%। उसके बाद